तुम आगे बढ़ो, बनो कलेक्टर। हम हैं, तुम्हारा बाप जिंदा है। हम हैं गरीब, हम नहीं लगा सकते पैसा, खुद मेहनत करो। मुझे मेडिकल लाइन में जाना है तो बीएससी करने क्यों आ गया? बीएससी की पढ़ाई से थोड़ी ना पीएमटी क्रैक होगा गुरु। क्या बोला? हाँ खड़ा हो अपना। मुंबई में किसी ने मेरी किताब के पीछे लेखक का परिचय होता है, तो मेरी किताब के पीछे मेरा परिचय रहता है। वो परिचय किसी ने पढ़ा और वो परिचय किसी डायरेक्टर को बताया मुंबई के। उनका मेरे पास फ़ोन आया कि आपका ऐसा ऐसा है और मैं ऐसा, तो हम चाहते हैं इसके इस पर हम एक शॉर्ट फिल्म बनाएं और रियलिस्टिक बनाएं, क्या आप इसको अपनी स्टोरी लिख देंगे? तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फिर वो उसकी स्टोरी और गाने मैंने लिखे। तो उनने मुझे शकल तरफ देखा और मुझसे कहा तुम गधे हो, तुम्हारे जैसे लोग पीएमटी में सिलेक्ट नहीं होते, तुम बीएससी पास कर लो, बहुत बड़ी बात है। सोचता आया, घर आया, पिताजी से कहा, पिताजी ने कहा छोड़ दिया। मैंने कहा हाँ छोड़ दिया। बोले कोई बात नहीं, मेरे घर का कबीलू बिक जाएगा तो भी मैं तेरे साथ हूँ, जो करना कर मैं तेरे साथ हूँ। उनके वो शब्द है कि मैं आज यहाँ बैठा हुआ। आप पीएससी में 7 बार सिलेक्ट हुए हैं। हाँ, अलग अलग पदों के लिए। और ये जो सारे सिलेक्शन आपके हुए हैं ये आपने नौकरी के दौरान ही आपके हुए हैं, मतलब आप नौकरी भी करते रहे और वो सिलेक्शन भी हुए हैं, बिना कोचिंग के हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप ये कैसे कर पाए? क्योंकि आज का जो युवा है उसको तो यही लग रहा है कि बिना कोचिंग के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और आपने बिना कोचिंग के 7 बार एमपीपीएससी जैसे इस बड़े एग्ज़ाम को निकाल लिया, तो कैसे आप कर पाए हैं? ऐसी कोई सुपर एब्सोल्यूट पावर है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं जिसे। अब वो ब्रह्म खुद कह रहा है कि मैं तुम्हारे भीतर हूँ, मतलब उसका कहने का ये है कि वो सुपर एब्सोल्यूट पावर आपके अंतस में, आपके अंदर एक बहुत ही असीमित शक्ति का भंडार है। मेरे पिताजी अगर मेरी गाड़ी पीछे बैठे हैं तो दूसरी बाइक वाला आगे नहीं निकल सकता, लिटरली आगे नहीं निकल सकता। अगर वो निकल गया तो मुझे वो गालियाँ बकेगी, इसके आगे निकल, या आगे किसी निकल गया। जैसे कि मैंने अभी बोला कि आप धार्मिक भी लिखते हैं, सामाजिक भी लिखते हैं, दार्शनिक भी लिखते हैं। आपका जीवन दर्शन क्या है? आज का जो युवा है वो तुरंत रिजल्ट चाहता है, जैसे कि बोलते हैं 5G का ज़माना है ना। लेकिन सफलता के जो मार्ग है उसमें कई बार रुकावटें आती हैं, समय लगता है। किसी के पिता इस दुनिया से चले जाते हैं तो जो मनोभाव मनुष्य के अंतर्मन में आता है वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगा कि आज मैं जब पिता चले गए तो मुझे लगा कि आज मैं अकेला हो गया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ वाला। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो 14 सरकारी नौकरियां छोड़ देता है अपने सपनों के लिए, जो एक गरीब पिता के सपने को पूरा करने के लिए रेलवे गुड्स कार्ट से शुरुआत करके डिप्टी कलेक्टर तक का सफ़र तय करता है और साथ ही बन जाता है एक सफल लेखक। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे अधिकारी जिनकी ज़िंदगी की कहानी इतनी प्रेरणादायक है कि इस पर एक वेब फिल्म त्वमेव सर्वम बन चुकी है। मिलिए डॉक्टर जीवन एस रजक जी से, एक ऐसे इंसान जिसने साबित कर दिया कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार ऋतुराज जी। सर, मैंने आपके बारे में काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े हैं, भले ही वो एक प्रतियोगिता दर्पण परीक्षा की पुस्तक हो या न्यूज़पेपर में हो या वेबसाइट्स में हो, लेकिन जब से मैंने आपकी वेब सीरीज़ देखी त्वमेव सर्वम, मैं आपसे काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपके उस सफ़र को जान पाएँ कि कहाँ से होते हुए कैसे आप आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और हमारे शो का नाम ही है सफलता का सफ़रनामा। तो मेरा पहला सवाल ये सर कि थोड़ा बताएं आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं, क्या हैं, और आपके शुरुआती जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ऋतुराज जी, मैं अभी राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ। मूलतः मेरा पद संयुक्त कलेक्टर है और मैं अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के माननीय पर्यटन संस्कृति मंत्री जी के यहाँ उनका विशेष सहायक के रूप में अपनी सेवाओं का निर्वहन कर रहा हूँ। और लगभग बेसिकली मैं रहने वाला रायसेन जिले का हूँ और साइंस ग्रेजुएट हूँ और लगभग 23 साल से सरकारी सेवा में हूँ। बहुत छोटे में सरकारी नौकरी में आ गया था
घर में सबसे छोटा हूँ, 7 भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ। तो ईश्वर की बड़ी कृपा है मेरी कि आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, और यही मैं छोटा-मोटा एक लेखक हूँ। मैं कुछ लिखता भी रहता हूँ, कविताएँ, कुछ लेख, कुछ दूसरी चीज़ें। यही मेरी पहचान है। ये तो हो गया आपकी वर्तमान दायित्वों के बारे में। थोड़ा सा हमें आपके शुरुआती जीवन के बारे में बताइए। आप कहाँ से हो, आपका क्या कौन सा गांव है, कैसा पारिवारिक जीवन रहा आपका शुरुआती? ऋतुराज, मैं बेसिकली मूल रूप से रायसेन का रहने वाला हूँ। रायसेन ज़िले में एक गांव है अमरावती डैम करके, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। एक छोटा सा, मेरे पिताजी एक छोटे से किसान हैं, किसान परिवार से हूँ मैं। और मैंने जैसे बताया कि 7 भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ। रायसेन से मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई, स्कूल स्तर की शिक्षा हुई, वो रायसेन से के सरकारी स्कूल से हुई। उसके बाद फिर मैं विदिशा में मेरा कॉलेज एजुकेशन हुआ। वहाँ मैंने साइंस ग्रेजुएट मैं हूँ बेसिकली। और साइंस ग्रेजुएट होने के साथ साथ मुझे पता चला कि एक पीएमटी की परीक्षा होती है, उससे अधिकारी बन जाते। चूँकि मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा था नहीं जो मुझे ये गाइड कर पाए कि जीवन में कहाँ जाना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक था, तो मैंने कहा मैं भी पीएमटी की तैयारी। उस समय पीएमटी, आजकल नीट होता है, उस समय पीएमटी हुआ करता था। तो मैंने कहा मैं भी पीएमटी की तैयारी करूँगा। तो मैं विदिशा में अच्छा माहौल था उस समय। तो एक प्रोफेसर के यहाँ मैं गया कि साहब मुझे भी कोचिंग पढ़ रही है। तो उनने मुझे देखा, मैं चूँकि गांव से उठ के सीधा शहर गया, तो वेशभूषा और आपका व्यक्तित्व थोड़ा अंतर तो आता है शहर में और गांव में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कर रहे हो तुम? तो मैंने कहा सर मैं बीएससी में एडमिशन लिया है कॉलेज में, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पीएमटी के लिए कोचिंग पढ़नी है। तो उनने मुझे सकल तरफ देखा और मुझसे कहा तुम गधे हो, तुम्हारे जैसे लोग पीएमटी में सेलेक्ट नहीं होते, तुम बीएससी पास कर लो, बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो अपने आप को थोड़ा होशियार पढ़ा लिखा समझता था, क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास पास था। उस समय फर्स्ट क्लास पास होना 12th में अब अपने आप में बड़ा माना जाता था। तो मैं तो समझता था कि वो अंधों में काना राजा वाला मामला था कि मैं अपने गाँव में बड़ा होशियार आदमी हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने तय किया उस दिन से, कुछ भी हो जाए मैं साला पीएमटी में सेलेक्ट होऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने इसको एक चैलेंज की तरह लिया? हाँ, मतलब चैलेंज क्या, अब उनने बात ही ऐसी कर दी कि तुम गधे हो। अब तो वो थोड़ा लग गया मन में। तो फिर मैं कॉलेज में पढ़ता रहा। पहली बार पीएमटी दिया तो मेरा वेटनरी में हुआ। पिताजी ने मना कर दिया, बोले नहीं वेटनरी में नहीं जाना। दूसरी बार मैंने दिया तो मेरा डेंटिस्ट में सिलेक्शन हुआ, फिर मेरा मन नहीं हुआ जाने का। तीसरी बार दिया तो फिर मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ, और साथ में ग्रेजुएशन भी किया, और मैं अपने कॉलेज का टॉपर भी हूँ ग्रेजुएशन में। फिर एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, पिताजी ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दिया। उस समय पर मुझे पता चला कि एक पीएससी की परीक्षा होती है, उससे अधिकारी बन जाता है ग्रेजुएशन के बाद। तो मैंने कहा ये बढ़िया है। अभी आप पीएमटी निकलने के बाद आपको ये पता चला? निकलने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने एमबीबीएस में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया तब, तो मैंने कहा ये अच्छा है, उससे अपन बढ़िया एक एग्ज़ाम दो, अधिकारी बनो, बढ़िया। अभी एमबीबीएस 5 साल एमबीबीएस करो, 5.5 साल, फिर एमएस करो, फिर नौकरी ढूंढो या अपना हॉस्पिटल खोलो। इतना लंबा 10 साल का पैकेज अपने गरीब परिवार से आदमी इतना तो कर नहीं सकता। तो मैंने कहा यार मन नहीं हुआ, छोड़ दिया उसको मैंने। ये बोलना बड़ा आसान है जो आपने बोला कि छोड़ दिया। उस वक्त मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक हुआ करते थे। हाँ। पीएमटी की सीटें भी बहुत कम हुआ करती थी। उन कम सीटों के मार्जिन में आपको एक सीट मिलना, आपका एडमिशन हो जाना, तो सबसे पहले तो ये निर्णय आप कैसे ले पाए कि मुझे पीएमटी नहीं करनी है? ये निर्णय लेने की क्षमता कैसे आपके अंदर आई? वो तो देखिए ऋतुराज जी, वो तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, ये बात सच है कि उस समय थोड़ा सा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिला के कुल 6 मेडिकल कॉलेज थे और लगभग 350 के आसपास सीट हुआ करती थी। लेकिन वो बस एक दिमाग में था कि नहीं मैं कर लूँगा, मैं छोड़ूंगा तो मैं पीएससी सेलेक्ट हो जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक कॉन्फिडेंस तो था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। और जब छोड़ा तो जितना मुझे और मेरे पिताजी को पहचान इस बात से नहीं मिली जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, उससे ज़्यादा मेरा नाम हुआ कि मैंने छोड़ दिया। तो लोगों ने कहा मेरे पिताजी से कि तेरा मोड़ा बड़ा किस्मत को ठोकर मार के आए, जीवन भर पछताएगा। इसको बोल के जाके एमबीबीएस करे वहाँ मेडिकल कॉलेज में। लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, अच्छे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। मैं जब छोड़ा, मतलब मैं आपको बड़े अंदर की बात बताता हूँ, जब मैंने छोड़ा तो एक दिन सब कुछ ऐसे ही, सारा सामान वहीं छोड़ दिया, सारा मेरे डॉक्यूमेंट सारे मेडिकल कॉलेज में जमा है।
वो सारे जब एडमिशन कराते हैं सारे ओरिजिनल ले डॉक्यूमेंट लेते जमा ले लेते हैं। सब छोड़ा, रीवा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन था, रीवांचल में बैठा, घर आ गया। रात भर सोचता है कि पिताजी बहुत मारेंगे। मेरे पिताजी पढ़ाई में कभी टॉलरेट नहीं करते थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पढ़ाई के महत्व को बहुत अच्छे से समझते थे। और मेरे पास कोई विकल्प भी नहीं था दूसरा, सिवाय नौकरी कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास कोई ज़मीन जायदाद तो है नहीं पिताजी के पास कि अपन उसमें जो अपनी पैतृक संपत्ति उसमें अपन कुछ जीवन में करके खा लेंगे। नौकरी एकमात्र विकल्प था। तो मुझे लगा पिताजी बहुत मारेंगे। सोचता आया, घर आया, पिताजी से कहा, पिताजी ने कहा छोड़ दिया। मैंने कहा हाँ छोड़ दिया। बोले कोई बात नहीं, मेरे घर का कभी लू बिक जाएगा तो भी मैं तेरे साथ, तुम्हें जो करना कर, मैं तेरे साथ हूँ। उनके वो शब्द हैं कि मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ। अगर वो उस दिन मुझे कहते नहीं वापस जा मेडिकल कॉलेज, तो मैं कहीं डॉक्टर बन के कहीं क्लिनिक खोल के बैठा होता आज। तो बाकी ईश्वर की बड़ी मेरे ऊपर कृपा है कि मैंने जीवन में जो सोचा मैंने वो किया। नहीं, लेकिन मैंने उस वेब सीरीज़ में देखा कि आपके पिताजी का सपना था कि आपको एक सरकारी अफसर के रूप में देखें, तो वो क्या किस्सा है? थोड़ा मेरे उसके बारे में पिताजी का सपना जो बेसिक उसमें एक्चुअली जो जिस फिल्म शॉर्ट फिल्म की आप बात कर रहे हैं वो बेसिकली मेरे पिताजी के ऊपर है। और वो रियल स्टोरी में ही, उसका स्क्रिप्ट मैंने ही लिखी है उसकी। मेरे पिताजी हमेशा सोचते थे कि या तो मेरा लड़का डॉक्टर बने या कलेक्टर बने। दो ही लोगों को समाज में ज़्यादा रेपुटेशन मिलती है। आज तो ठीक है, जब 90s 80s की जब मेरे पिताजी का समय था तो 1980s के दौर में, और आज भी बड़ा रेपुटेशन है। तो उनकी इच्छा थी कि या तो डॉक्टर बने या फिर कलेक्टर बने। डॉक्टरी मैंने की नहीं, छोड़ दिया। फिर बाद में मैंने PhD करके अपने नाम में डॉक्टर लगवा लिया, वो एक अलग मैटर है। बाकी ईश्वर चाहेगा, अभी मैं जॉइंट कलेक्टर हूँ तो भविष्य में मेरे पिताजी की इच्छा शायद पूरी हो जाए। तो आज मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर वो होते तो काफ़ी खुश होते। कुल मिलाकर भगवान की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि आज मैं इस स्तर तक, यहाँ तक, एक छोटे से गांव से निकल के यहाँ तक पहुँचा हूँ। भगवान की बड़ी कृपा। मेरी मेहनत तो अपनी जगह ठीक ठाक है, मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मेरे ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा है। ईश्वर की बड़ी कृपा है। 13 सालों में जब आपने PSC का ये जो सफ़र शुरू किया, तो इस सफ़रनामे में आपने 13 सालों में करीब 14 नौकरियां छोड़ी, 15वीं नौकरी आप कर रहे हैं। तो मुझे वो पहली नौकरी से लेके 13 तक का थोड़ा बताइए, कौन कौन सी नौकरी लगी और कैसे आप छोड़ते चले गए ये, क्योंकि आज के समय की युवा के साथ दिक्कत ये है कि वो इतने बड़े निर्णय इतने आसानी से ले नहीं पाता है। इसकी बड़ी एक कहानी, जब मैं 2003 में जब मैंने छोड़ दिया, 2001 में मैंने मेडिकल कॉलेज छोड़ दिया। 2000 मेडिकल कॉलेज छोड़ने के बाद क्या हुआ कि PSC का एग्ज़ाम होना बंद हो गया। 2000 में लास्ट बार एग्ज़ाम हुआ था, 2001 में या 2000 में। उसके बाद 2005 पे सीधा 4-5 साल PSC की परीक्षा नहीं हुई। अब परीक्षा नहीं हुई तो मेरे लिए संकट पैदा हो गया, अब करूँ क्या? परीक्षा ही नहीं हो रही। फिर आर्थिक संकट भी नहीं, पिताजी की ऐसी उस समय फसल भी नहीं हो रही थी। उस समय कुछ अल नीनो इफेक्ट हुआ था उधर अफ्रीका तरफ, तो फसलों की स्थिति भी ख़राब थी। तो मतलब मेरे पिताजी ये स्थिति थी कि मुझे 500 रुपये महीने देने में भी बड़ी समस्या थी। फिर मैंने 1000 रुपये महीने में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, और अपनी पढ़ाई के लिए कि भाई 1000 रुपये बहुत थे मेरे लिए। 2003 में कुछ सीधी भर्ती की जॉब निकली, उसमें मेरी पहली नौकरी लगी फूड इंस्पेक्टर की, फूड एंड ड्रग में फूड इंस्पेक्टर की मेरी नौकरी, आज इसे हम फूड सेफ्टी ऑफिसर कहते हैं। वो मेरी 2003 में लगी। लेकिन मेरे तो दिमाग में सवार था कि मुझे तो PSC की पास करनी है, नौकरी नहीं करनी। नौकरी नहीं किया, मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैं टॉपर था, मतलब 25 लोगों का सिलेक्शन था, उसमें सबसे टॉप पे मैं था। मैंने ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन करने की लास्ट डेट भी निकल गई, मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर एक दिन पिताजी आए गाँव से, मैं विदिशा रहता, पिताजी गाँव से आए। उनने कहा, मेरे पिताजी ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए। उनने कहा यार तुम देख लो, अगर ज्वाइन करना हो, तुम्हें सहूलियत हो, तो कम से कम इतना तनख्वाह मिलेगी कि तुम्हारी पढ़ाई का खर्च ही निकलेगा। अभी थोड़ी फसल नहीं हो रही है, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम नौकरी को ज्वाइन कर लो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, देखेंगे जो भी होगा। मैंने भी फिर सोचा कि यार उस समय सर 4500 रुपये तनख्वाह थी। मैंने सोचा 4500 रुपये बहुत है, पढ़ाई का खर्च तो चलेगा कम से कम मेरा। फिर मैं लास्ट डेट निकलने के 4-5 दिन बाद भोपाल आया। फिर मैंने जो कमिश्नर थे उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मुझसे एक एफिडेविट लिया कि भाई अब एफिडेविट तो कब छोड़ोगे नहीं आप। तब जाके मैंने वो नौकरी ज्वाइन किया। फिर
उस नौकरी के बाद फिर 2003 में मेरे काफ़ी जगह सिलेक्शंस हुए अलग अलग पोस्ट के लिए, सभी एग्जीक्यूटिव पोस्ट थे। उसके बाद हुए, फिर मैंने 2005 में पहली बार पीएससी का एग्ज़ाम हुआ, वो दिया, तो उसमें मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ। मैंने ज्वाइन नहीं किया, फिर लगातार अलग अलग पोस्ट के लिए हर साल मेरा पीएससी में सिलेक्शन होता रहा। उसमें मैं सेल टैक्स में इंस्पेक्टर भी बना, फिर मैं उसमें फॉरेस्ट में रेंजर भी बना, फॉरेस्ट में एसीएफ भी बना, कमर्शियल टैक्स 2011 में मैं बना, फिर कमर्शियल टैक्स ऑफिसर की मैंने पोस्ट ज्वाइन किया नौकरी, और 6 साल उसमें रहा। इस दौरान फिर मेरा DYSP में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो 2016 में फाइनली मेरा डिप्टी कलेक्टर में सिलेक्शन हुआ, तो फिर मैंने उसको छोड़ के यहाँ हुआ, और अब मैं उसी में आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप पीएससी में 7 बार सिलेक्ट हुए हैं। हाँ, अलग अलग पदों के लिए, और ये जो सारे सिलेक्शन आपके हुए हैं ये आपने नौकरी के दौरान ही आपके हुए हैं, मतलब आप नौकरी भी करते रहे और वो सिलेक्शन भी हुए हैं, बिना कोचिंग के हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप ये कैसे कर पाए, क्योंकि आज का जो युवा है उसको तो यही लग रहा है कि बिना कोचिंग के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और आपने बिना कोचिंग के 7 बार MPPSC जैसे इस बड़े एग्ज़ाम को निकाल लिया, तो कैसे आप कर पाए हैं, क्या आपका मूल मंत्र था उस वक्त? आज का युवा क्या सोचता है, ये बात सही है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आजकल हाईटेक ज़माना है। मुझे लगता है किसी भी काम के लिए, केवल इससे पढ़ाई से मतलब नहीं, जीवन में किसी भी काम के लिए कमिटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। मैं नौकरी करता, आज भी मैं नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी करते करते बात सच है कि मैंने नौकरी के साथ साथ सारी एग्ज़ाम दिए परमिशन लेके, क्योंकि मैं जब 2003 में जो मेरी नौकरी थी, मेरी नौकरी आज ही वही चली, सरजुक मेरी वही है, मैं नौकरी ट्रांसफ़र, मैं आज ही पेंशनर हूँ। तो और मैंने कोई कोचिंग नहीं की। अब सरकारी नौकरी के साथ कोचिंग आदमी कहाँ करेगा, ना कोई कोचिंग, लेकिन मेरा एक टारगेट तय था कि मुझे वहाँ पहुँचना है, और उसके लिए मैं जो बेस्ट कमिटमेंट कर सकता था अपने संसाधनों के साथ, अपने सीमित संसाधनों के साथ, सीमित समय के साथ, जो मैं बेस्ट कर सकता था मैंने वो बेस्ट किया। मेरी आदत है कि मैं रोज़ सुबह उठ के पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ, मैं काम को कभी घर लेके नहीं आता, रोज़ सुबह उठ के मेरे आज भी पढ़ाई करता हूँ, जब मुझे समय मिलता है तो मैं उस पढ़ाई करता हूँ। तो मैं कमिटमेंट के साथ चीज़ों को किया जाना किसी भी काम के लिए ज़रूरी है, तो वही कमिटमेंट के साथ मैंने किया, और मैंने जैसे बताया कि वो तो कमिटमेंट तो मेरा है ही, ईश्वर की बड़ी कृपा भी मेरे ऊपर है कि मैंने जो करना चाहा उसमें मुझे सफलता मिली। आप जो कह रहे हो ये बात सही है कि जीवन में कमिटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस कमिटमेंट की शुरुआत कहीं से तो होती है। अगर एक बार हमारा विश्वास टूट जाता है तो उस विश्वास को दूसरी बार पुनः स्थापित कैसे करें? विश्वास क्यों टूटना है, विश्वास टूटना क्यों है? देखिए, आप समझिए, मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, विज्ञान ये कहता है कि सभी मनुष्य में एक समान दिमाग होता है, शायद 1450 ग्राम का दिमाग सभी मनुष्यों में ब्रेन होता है। गीता भी ये कहती है, गीता में आप जरा मैं गीता को अलग ढंग से देखता हूँ, गीता का काफ़ी अध्ययन भी मैंने किया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संपूर्ण चराचर में हूँ। अर्जुन से कहते हैं कि मैं तेरे भीतर भी हूँ, मैं सबके भीतर हूँ। इसका मतलब क्या है? हम भी ये कहते हैं कि कण कण में भगवान है, हमारे भीतर भी भगवान है, तुम्हारे भीतर भी भगवान, कहते हैं ना, जन सामान्य में कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान हमारे अंदर बैठे हुए हैं। भगवान का मतलब जो मैं समझता हूँ कि एक सुपर एब्सोल्यूट पावर जो इस पूरी सृष्टि को गतिशील बनाए हुए चला रही है, पूरी सृष्टि को, ऐसी कोई सुपर एब्सोल्यूट पावर है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं जिसे। अब वो ब्रह्म खुद कह रहा है कि मैं तुम्हारे भीतर हूँ, मतलब उसका कहने का ये है कि वो सुपर एब्सोल्यूट पावर आपके अंतस में, आपके अंदर एक बहुत ही असीमित शक्ति का भंडार है। अब अंतर ये है कि हम अपनी चेतना से उस शक्ति को, उस ऊर्जा को कितना जागृत कर पाते हैं। हमारे अंदर भगवान ये कहते हैं कि गीता में भी इस बात का उल्लेख है कि हमारे अंदर असीमित शक्ति का भंडार है, हमें उसको जागृत करना है। जितना हम जागृत कर लेंगे उतना हम अचीव कर लेंगे। तो हमें अंदर एनालिसिस करना पड़ेगा। हमारे अंदर सारी क्षमताएं हैं, जो लोग कर रहे हैं वो भी हमारे जैसे होते हैं। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ इस परिवेश का, लेकिन लोग तो कहाँ क्या क्या कर रहे हैं। लोग, आप कल्पना करिए, कहाँ लोग मंगल पे पहुँच रहे हैं, चांद पे पहुँच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, हम हमारे देश के लोग, भारत के लोग कहाँ कितने बड़े बड़े अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं। हम तो बहुत उनके सामने बहुत तुच्छ हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये समझना पड़ेगा कि, और मैं सही बताऊँ तो PSC चीज़ कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं हो, जस्ट एग्ज़ाम। हाँ, कंपटीशन है तो आपको उस कंपटीशन के दायरे में आना पड़ेगा, उस हिसाब से अपने परिश्रम को, अपने पुरुषार्थ को करना पड़ेगा, तब आपको, और बिना पुरुषार्थ की इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता।
एक कर्मशील युग है, बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं मिलता बस। लेकिन हम क्या करते हैं, सोचते ज़्यादा हैं कि यार ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं होगा, हम जब मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होगा। गीता कहती है कि आपको आपके कर्म का फल अवश्य मिलेगा, अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म का फल बुरा मिलेगा, और उसी अनुपात में मिलेगा जिस अनुपात में आपके कर्म होंगे। तो जितना आप कर्म करोगे, आप अपने बुंदेलखंड में सीधी सी बात वो कहते हैं कि जितना चाय में गुड़ डालोगे चाय उतनी मीठी होगी। जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको पुरुषार्थ करोगे उतना आपको फल मिलेगा। ठीक है। आपके जीवन में जो भी आपको, आप जैसा बोल रहे हैं, ईश्वर के आशीर्वाद से, आपकी मेहनत से, पुरुषार्थ से मिला है या मिल रहा है, इसमें आप अपने पिता के संघर्ष को कहाँ देखते हो? उनके थोड़ा मुझे आप बताइए शुरुआती आपके जीवन में उनका योगदान किस हद तक रहा, कैसे रहा, कब कब उन्होंने आपकी पढ़ाई के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया, कब कब उन्होंने आपके निर्णयों में भी समझौता किया, हर वक्त वो आपके साथ खड़े रहे, उसके बारे में थोड़ा मुझे देखिए। मैं ऋतुराज जी आज जो भी हूँ मेरे पिता की बदौलत हूँ। 90% मेरे यहाँ तक पहुँचने में मेरे पिता की भूमिका, 90%। एक तो मैंने उनसे सीखा, उनने मुझे जीवन सिखा, मेरा चरित्र भी उनके जैसा है, 90% मेरा गुण भी उनके जैसे हैं, मेरी विचार, मेरा सोच उनके जैसे है। उन्होंने एक तो मुझे कॉन्फिडेंस सिखाया। मेरे पिताजी, मैंने वो दिन देखा है जब मेरे पिताजी दूसरे खेत पे हरवाई करते थे। हरवाई मतलब लेबर बॉन्डिंग जिसे हम कहते हैं, आज के लोग ना समझें तो मैंने वो दिन भी देखा है। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई का महत्व समझा, और मुझे एक ही चीज़ उन्होंने बोली कि तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, पढ़ाई में कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और उन्होंने वो किया भी। मैंने देखा वो फटे कपड़े पहने, उन्होंने फटे जूते पहने, उन्होंने लोगों से उधार लेके। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। जिस साल मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ तो थोड़ा बहुत तो खर्चा आता ही है, मेडिकल 10-20 हज़ार का खर्च तो आता ही है। जिस साल एडमिशन उन्होंने मेरा मेडिकल कॉलेज में कराया, उस साल उन्होंने, हम किसान क्या करता है जब फसल आती है तो 2 चीज़ करता है। एक तो साल भर का खाने का रखता है कि यार ये मैं 8 क्विंटल या 10 क्विंटल, हमारा बड़ा परिवार है, 25 लोगों का परिवार, ये खाने को रखता है। दूसरा अगली फसल को बोने के लिए उसी से बीज रखता है। बिल्कुल। मेरे पिताजी ने जो खाने का रखा हुआ था वो बेच के मेरा एडमिशन कराया, मुझे ये बात मालूम है। फिर जब खाने को नहीं हुआ तो फिर दूसरे से एक और सिस्टम चलता है। जैसे दूसरा किसान है उससे हम ले लेते हैं, जैसे 1 बोरा लिया तो उसको हम जब फसल आएगी उसको 1.5 बोरा देंगे, 1.5 क्विंटल देंगे, तो वो जिसे डेवड़ा कहते हैं। उस ढंग से लेके पूरा साल खाने का हिसाब किताब पूरा किया। जब फसल आई भी, आप 10 कुंटल लिया तो उसको 15 कुंटल हमने फसल पे लौटाया। वो स्थिति उन्होंने देखी। मैंने देखा है कि अगर उनके पास पैसे नहीं हैं, उन्हें कोई मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुझे क्या चाहिए, मैं ला, उधार लेके देंगे लेकिन देंगे। मैंने भी लेकिन इतनी ईमानदारी से चीज़ों को कहा कि मैंने कभी भी, मेरे आज भी कोई खर्चे नहीं है, मैं ज़्यादा कोई खर्च नहीं करता। बस मेरा एक ही खर्च होता है कि मुझे किताब चाहिए पूरी। मेरे साथ एक समस्या है कि मैं पुरानी किताब से नहीं पढ़ सकता, दूसरे की किताब से नहीं पढ़ सकता, मुझे नई किताब चाहिए और खुद की किताब चाहिए। आज भी मेरे साथ वही स्थिति, दूसरे की किताब से मुझे याद नहीं होता, पुरानी किताब से मुझे याद नहीं होता। तो पढ़ाई के मामले में हर समय उन्होंने मुझे एक चीज़ ये सिखाई कि आप अगर पीछे रह जाओगे, अगर आप सबसे शीर्ष में नहीं रहोगे तो आपको कोई नहीं पहचानने वाला। 70 साल की उम्र में मेरे पिताजी बाइक पे कभी मेरे साथ जाते थे, तो आपके पिताजी भी होंगे या किसी के भी पिताजी होंगे तो क्या बोलेंगे, धीरे चला, यही ना बोलेंगे, आराम से चलो, आराम से धीरे चला। मेरे पिताजी अगर मेरी गाड़ी पीछे बैठे हैं तो दूसरी बाइक वाला आगे नहीं निकल सकता, लिटरली आगे नहीं निकल सकता। अगर वो निकल गया तो मुझे वो गालियाँ बकेंगे, इसके आगे निकल, या आगे कैसे निकल गया। ये 70 साल की उम्र में ये मेरे पिताजी की जीवटता थी। उन्होंने जो आत्मविश्वास मेरे अंदर आया कि मैं छोड़ता चला गया, बढ़ता चला गया, ये मेरे पिता से गया। और मेरे पिता को भी बड़ा कॉन्फिडेंस था। उनने कभी, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक चल रही है, अच्छे से पढ़ना, बस। अब उनको कुछ पता होगा तो पूछेंगे ना। तो लेकिन जब आदमी आप पे ट्रस्ट करता है तो आपकी जिम्मेदारी 2 गुना बढ़ जाती है। मैंने कोशिश किया कि मेरे पिताजी की भावनाओं को मैं पूरा कर सकूं, और काफ़ी हद तक मैंने किया। अभी आज मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं, अगर वो होते तो शायद ये आपका पॉडकास्ट देख के उनको भी अच्छा लगता। नहीं, बिल्कुल। और मैं जानना चाहूँगा कि आपके पिता का सपना था कि आप या तो डॉक्टर बने या कलेक्टर बने, जैसा कि आपके उस मूवी में दिखाया गया कि टर चाहिए उनको एक, ठीक है, तो आप उस दिशा में हैं।
बचपन में आपका रोल मॉडल क्या था, आपका सपना क्या था, जब तक आपको ये चीज़ें नहीं बताई गई थी, जो भी पीएमटी के पहले 12वीं तक के समय में आपकी सोच क्या थी, क्या करना है जीवन में उस वक्त तक? देखिए, क्योंकि गांव में जब पुलिस आती थी पहले तो उनकी बुलेट पे या राजदूत गाड़ी के मडगार्ड पे लाल बत्ती लगी होती थी। गाड़ियाँ कम होती थी तो चौकी की पुलिस या थाने की पुलिस की मोटरसाइकिल की मडगार्ड पे लाल बत्ती लगी तो वो लाल बत्ती जलाते हुए आते थे। बचपन से ये सोचता था कि बड़ा होकर ऐसा अधिकारी बनूंगा जिसको लाल बत्ती की गाड़ी मिलना चाहिए। बचपन से सपना था। कैसे बनूंगा, कैसे बनते हैं, कुछ भी नहीं पता था। और एक चीज़ दिमाग में जब थोड़ा समझदारी आई तो एक चीज़ दिमाग में पूरी तरह सेट थी कि अपने को नौकरी करनी है, और कोई बिजनेस में मेरा दिमाग चलता नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलता। ज़मीन इतनी है नहीं कि हम ज़मीन में खेती बाड़ी करके अपना जीवन चला लें, क्योंकि ज़मीन है नहीं। तो एक चीज़ तय थी कि मुझे नौकरी ही करनी है, तो मैं उसी दिशा में आगे बढ़ा। रोल मॉडल मेरा लाल बत्ती थी, ईश्वरी कृपा से आगे जाके मुझे मिली भी वो, और उस पद की गरिमा तक मैं पहुंचा भी, ये बड़ी ईश्वर की कृपा है। बाकी ऐसा कोई व्यक्ति विशेष, मेरे रोल मॉडल, मेरे आदर्श जो है मेरे जीवन, मेरे पिता है। जो करियर का आपका जो वो 13 सालों वाला समय है जब आप निरंतर अलग अलग जॉब को छोड़ रहे थे, उस वक्त किसी मुकाम पे आके आपको ऐसा लगा कि अब बस अब यहीं रुक जाते हैं, ये ठीक है, या कभी आपके मन में संशय आया हो? एक्चुअली मुझे ये लगता है कि आदमी को हमेशा गतिशील रहना चाहिए। अगर आप रुक गए तो ये मानिए कि आप ख़त्म है, समाप्त हो गए। मनुष्य की प्रकृति रुकने की नहीं है, मनुष्य की प्रकृति लगातार आगे बढ़ने की है। केवल ये नहीं कि केवल नौकरी की दिशा में, अपना व्यक्तिगत विकास करने की दिशा में लगातार आगे में उसको बढ़ता रहे, क्योंकि उसका व्यक्तिगत विकास होगा, समाज का विकास होगा, तभी जाकर राष्ट्र का विकास होगा। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अब मुझे रुक जाना चाहिए या ठीक है अब हो गया, नौकरी अच्छी मिल गई, अब ज़िंदगी कट जाएगी, ऐसा मैं बेसिकली सोचता। अब मैं ज़िंदगी को कुछ अलग ढंग से देखता हूँ कि ज़िंदगी बड़ी छोटी और बड़ी मूल्यवान है। छोटी भी है, मूल, इसमें जो बेहतर से बेहतर आप कर सकते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन में कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद आपको मनुष्य का जीवन मिला है। तो इस जीवन को 84 लाख के बाद मिला है तो कितना मूल्यवान होगा। इसको जितना बेहतर और जितना अच्छे ढंग से जी सकते हैं, हमें जीना चाहिए। चाणक्य भी कहते हैं, चाणक्य का एक कोट मुझे हमेशा याद आता है, वो कहते हैं कि जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इस जन्म को, इस जीवन को बेहतर से बेहतर बनाना वो मेरे हाथ में है। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि, और पिताजी ने सिखाया कि जीवन में नाम कमाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी सारी चीज़ें, अगर आपका नाम होगा तो बाकी सारी चीज़ें आपके पीछे अपने आप आएंगी। ठीक है, ये तो हो गया कि पिताजी ने सिखाया नाम को ना। पिताजी का कोई बताया हुआ ऐसा कोई लाइन हो, कोई सीख हो जिसको आप आजीवन मान के चलते हो, कोई कि ये इसको आपको हमेशा अपनाना है? पिताजी ने 2 चीज़ सिखाई। एक तो उन्होंने कहा कि पैसे के पीछे कभी मत भागना, दूसरा उन्होंने कहा कि अपने स्वाभिमान से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो आप यकीन मानिए, मेरी कभी किसी झगड़ा नहीं होता। कॉलेज में, स्कूल में कभी किसी झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं अपने ऐसी कोई बात कभी किसी से करता नहीं है किसी को तकलीफ हो, क्योंकि वो भी फिर करेगा तो वो मेरे स्वाभिमान पे आएगी। तो मेरे अपने स्वाभिमान से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। मेरा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं उससे कभी भी मैं बहुत ही जीवन में सहज और बहुत ही सरल आदमी हूँ, लेकिन मेरा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। पिताजी ने कहा कि उससे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर वो उससे आपने कंप्रोमाइज़ किया तो आप अपनी दृष्टि में गिर जाओगे। तो मैं अपने स्वाभिमान से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता, और करना भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा आपकी उस शॉर्ट मूवी त्वमेव सर्वम की। ये आइडिया आपको कैसे आया, ये प्रेरणा कैसे आई कि एक मूवी बननी चाहिए, और इसकी शुरुआत कैसे हुई? थोड़ा इसका मेरा आइडिया नहीं है एक्चुअली। मैं लेखक हूँ, जैसा पता है। मुंबई में किसी ने, मेरी किताब के पीछे लेखक का परिचय होता है, तो मेरी किताब के पीछे मेरा परिचय रहता है। वो परिचय किसी ने पढ़ा और वो परिचय किसी डायरेक्टर को बताया मुंबई के। उनका मेरे पास फ़ोन आया कि आपका ऐसा ऐसा है और मैं ऐसा, तो हम चाहते हैं इसके इस पर हम एक शॉर्ट फिल्म बनाएं और रियलिस्टिक बनाएं, क्या आप इसको अपनी स्टोरी लिख देंगे? तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फिर वो उसकी स्टोरी और गाने मैंने लिखे, बनाई। वो डायरेक्टर साहब ने हैं, मेरे मित्र हैं, उनका उसमें, चूँकि वो राजसेन के हैं, मेरे मित्र हैं, उनका उसमें बहुत सहयोग है। मेरा उसमें भूमिका है कि मैंने उसको लिखा है, स्क्रिप्ट लिखी है और गाने लिखे हुए हैं।
तो वो मेरी किताब को पढ़ के, मेरे बारे में बायोडाटा पढ़ के, मेरा जो परिचय पढ़ के उनके दिमाग में ये विचार आया। ठीक है, अब बात करते हैं आपके साहित्य जगत की, साहित्य की दुनिया की। लेखन में रुचि कब से हुई आपको? कहाँ से आपको लगा कि आपको लेखन शुरू करना चाहिए? देख, मैं ऐसा मतलब कोई ऐसा विशेष इंसिडेंट नहीं है। शुरू से मतलब जब मैं कॉलेज में था तभी से मुझे लिखने का शौक़ है। 90s में, 97, 96, 98 में छोटे छोटे कॉलम में समाचार पत्रों में लिखता था, पाठक मंच के नाम से, दैनिक भास्कर में, नव भारत उस समय अच्छा अखबार हुआ करता था। उसमें मेरे छोटे छोटे आर्टिकल छपते थे। जब आप अखबार जो लाखों लोगों के पास जा रहा है, उसमें आप देखते हो कि आपका नाम आ रहा है, भाई आदमी छोटे में तो इतना ही उसकी बहुत बड़ी खुशी की बात है, उसके लिए आपका नाम आ रहा, आपका लिखा हुआ कोई चीज़ उसमें आ रही है, तो बड़ी वो अपने आप में एक सेल्फ मोटिवेशन है, आपको मोटिवेशन मिलता है। कविताएं लिखने का मुझे शुरू से शौक़ रहा है, तो मैं कविताएं भी कॉलेज टाइम में भी लिखते थे, उसके बाद भी चलते रहे। तो फिर वो चलते चलते फिर बात किताब तक आ गई, तो फिर किताब पब्लिश करा दी, तो ऐसे सफ़र चलता रहा। शुरुआती सफ़र की कोई एक अच्छी सी कविता हो जाए जो आपको, जब भी आप उसको पढ़ते हो, आपको ये लगता है कि ये कल ही लिखी है, समझो, आपके जो दिल के सबसे करीब हो। नहीं, मैं सही बताऊं तो मुझे कविताएं याद नहीं, लेकिन शुरुआती कोई सफ़र भी में एक हाँ। बहुत पहले, मतलब 2003 के आसपास मैंने कोई एक कविता लिखी थी, मैं आपको वो सुनाता हूँ, अगर हो सकता है मुझे याद हो। प्रेम पे कविता है, अब उस समय तो आदमी प्रेम ही लिखेगा। एक दूसरे की आंखों में अपनी तस्वीर देखना ही प्रेम है। एक दूसरे की आंखों में अपनी तस्वीर देखना ही प्रेम है। अगर इन आंखों में तुम्हारी झलक ना होगी तो ये जीवन वीरान रह जाएगा। अगर इन आंखों में तुम्हारी झलक ना होगी तो ये जीवन वीरान रह जाएगा। तुम हरियाली हो, बरसा के मेघ हो, तुम हरियाली हो, बरसा के मेघ हो, तुम्हारे बिना सब फूल सूख जाएंगे और ये चमन रेगिस्तान हो जाएगा। जब मेरी आंखों में देखती हो तुम अपने जीवन की गरिमा, जब मेरी आंखों में देखती हो तुम अपने जीवन की गरिमा, तब मुझे लगता है कि तुम इस पृथ्वी पर आकस्मिक संयोग नहीं हो। तब मुझे लगता है कि तुम इस पृथ्वी पर आकस्मिक संयोग नहीं हो, वरन एक संप्रयोजन हो। अगर तुम ना होते तो कुछ कमी ज़रूर होती, अगर तुम ना होते तो कुछ कमी ज़रूर होती। कम से कम एक हृदय तो रेगिस्तान रह जाता। क्या कम से कम एक हृदय तो रेगिस्तान रह जाता। एक आज से लगभग 20 साल पहले लिखी गई कविता होगी, मुझे लगता है। मतलब आपको लिखते हुए इतने साल हो गए हैं और अभी आपकी करीब 6 पुस्तक आ चुकी हैं, आपका संग्रह आ चुके हैं 6 पुस्तकों का, और 7 भी आप लिख रहे हो। तो मुझे कुछ विस्तार से बताइए अभी कौन कौन सी पुस्तक आई हैं, और थोड़ा सा। देखिए, मेरे 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं जी। एक मेरी पुस्तक है जिसको पीएससी के बच्चे पढ़ते हैं, जो पीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो इथिक्स पे किताब है जी। वो पूरा एक चौथा पेपर है, पूरा कवर करती है। टाटा मैकग्रा-हिल ने उसको प्रकाशित किया है, एक उस पर किताब है मेरी। एक मेरी किताब जो आई है वो प्रभात प्रकाशन से है, वो आलेख संग्रह है पूरा, पुण्य प्रभा के नाम से। अभी लेटेस्ट एक किताब मेरी आई है श्रीमद् भगवत गीता पे। श्रीमद् भगवत गीता के भावार्थ को मैंने छंदबद्ध काव्य में लिखा है पूरा, जैसे दिनकर साहब ने रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र लिखे, उसी तरह के मात्रात्मक और जिसे गाया जा सकता है ऐसे काव्य मैंने पूरी भगवत गीता के भावार्थ को लिखा है। तो अभी उसका विमोचन अगले महीने होने वाला है उस किताब का। तो इस तरह से कुल मेरी 6 किताबें प्रकाशित हैं। एक प्रकाशित किताब मेरी अंडर पब्लिकेशन है, मैंने भेजा हुआ है प्रकाशक को, वो काव्य संग्रह है, उसका शीर्षक है मैं मनुष्य होना चाहता हूँ। इस शीर्षक पे एक किताब है जो अंडर पब्लिकेशन है, 1-2 महीने में शायद आप लोगों के सामने होगी वो। ठीक है। आपकी जो किताब है अंतर्मन, इसको लिखते समय आपकी मानसिक स्थिति क्या थी? मतलब इसके पीछे भी कोई खास कहानी है क्या? ये नहीं, खास कहानी नहीं है ये। इसमें अधिकांश जो कविताएं हैं वो पिता पे। जब मेरे पिता शांत हुए 2013 में, तब मेरे जीवन में बहुत सारा बदलाव आया। मुझे तब ये लगा कि मैं घर में छोटा हूँ सबसे, लेकिन तब मुझे ये लगा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। जब किसी के पिता इस दुनिया से चले जाते हैं
तो जो मनोभाव मनुष्य के अंतर्मन में आता है वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगा कि आज मैं जब पिता चले गए तो मुझे लगा कि आज मैं अकेला हो गया हूँ। हालांकि मैं ये सोचता नहीं कि मेरे पिता मेरे साथ नहीं है, मुझे हमेशा लगता है कि वो मेरे साथ हो। मैं ऐसे ही फील भी करता हूँ कि वो मेरे पिता हमेशा मेरे साथ है और हमेशा मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो उन्हीं विषयों को लेकर ये अंतर्मन जो है वो मतलब ये आपके मन का या एक बेटे का अपने पिता के प्रति जो भाव है वो हम इस पुस्तक हाँ, में पढ़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कह सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपकी किताब है तुम्हारे ना होने से। ये टाइटल ही अपने आप में भावुक है, तो इसके पीछे भी क्या है? क्योंकि एक पुस्तक जो होती है उसका भाव, उसका नाम ही बताता है कि इस पुस्तक के अंदर क्या मिलेगा। सारी चीज़ें काहे पूछनी है? नहीं तो इसके अंदर भी चीज़ों तो नहीं तो ये क्या है मतलब कि भाई तुम्हारे ना होने से। क्योंकि आप समझिए ना, मैं जो आपके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि आप धार्मिक भी लिखते हैं, सामाजिक भी लिखते हैं, दार्शनिक विषयों पर भी लिखते हैं, आप इतने विषयों पर लिख रहे हैं, तो आप कितने सारे भावों ये प्रेम पे है। हाँ, ये प्रेम पे है। तो मतलब थोड़ा इसकी पुस्तक के बारे में तो बताइए ना। एक्चुअली ये जो किताब है इसकी एक विशेषता है कि इसमें जितनी भी कविताएं, लगभग 80 के आसपास कविताएं हैं, और वो प्रेम के केवल एक ही संदर्भ पे हैं। मतलब प्रेम पे नहीं है, प्रेम के केवल एक संदर्भ को लेके हैं सारी कविताएं। वियोग पे है। हाँ, मतलब केवल श्रृंगार पे हैं और श्रृंगार के केवल एक पक्ष को दर्शाती हैं सारी कविताएं। हाँ, तो ये अपने आप बड़ी बात है कि सारी कविताएं एक जैसी और एक ही पक्ष को दर्शाती हैं और अलग अलग हैं सारी कविताएं। 80 कविताएं लगभग, शायद इतनी हाँ, है, मुझे हाँ। याद नहीं। ये एक्चुअली मनुष्य के जीवन में संपूर्ण तो सब कुछ होता नहीं। जो मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता, संपूर्ण कुछ भी नहीं होता। कुछ ग्रे एरियाज मेरे जीवन में भी हैं। ये किताब 16 से 19 के बीच मैंने लिखी है, 2016 से 2019 के बीच में की एक कविता है। जब मैं देवास में SDM था उस दौरान मैंने एक कविता लिखी, और उस समय मेरी जो पारिवारिक स्थिति थी वो संतुलन की अवस्था में नहीं थी। तो उस दौरान ये कविताएं किसी विशेष परिस्थिति में अपने जीवन साथी के लिए मैंने उस समय लिखी थी। तो आज कुछ तो एक अच्छा सा आपने जब बोल दिया है, तो एक जीवन साथी के लिए एक अच्छी सी कविता हो जाए जो उन यादों को, उन दिनों को फिर से ताज़ा कर दे। देखो, मुझे याद तो नहीं, लेकिन मैं इसी में से एक कविता सुनाता हूँ तुम्हारे नाम में से। हाँ, मैं इसमें देख, बिल्कुल आप पढ़िए। इसी की एक कविता है। उस कविता का टाइटल है मैं तुम्हें सिर्फ प्रेम ही नहीं करता। उसका टाइटल है मैं तुमसे सिर्फ प्रेम ही नहीं करता, तुम्हें अपने भीतर जीता भी हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ प्रेम ही नहीं करता, तुम्हें अपने भीतर जीता भी हूँ। कदाचित मैंने तुम्हारे लिए ही जन्म लिया है। जीवन की कठिनतर यात्रा में राह के एक किनारे की तरह थाम कर तुम्हारा हाथ चलूँगा साथ अंतिम छोर तक। जीवन की कठिनतर यात्रा में राह के एक किनारे की तरह थाम कर तुम्हारा हाथ चलूँगा साथ अंतिम छोर तक। मेरा सर्वस्व तुमसे शुरू होकर तुम ही पर हो जाता है खत्म। मेरा सर्वस्व तुमसे शुरू होकर तुम पर ही हो जाता है खत्म। देह के पंच तत्वों का तुम ही सत्व हो। राख के बिखरे हुए कणों के अतिरिक्त कुछ भी ना रहूँगा तुम्हारे बिना। तुम मेरे पुरुषार्थ की बुनियाद हो, तुम मेरे पुरुषार्थ की बुनियाद हो। तुम्हारा निश्चल प्रेम मेरी धार्मिक आस्थाओं का उत्कर्ष है। तुम्हारे होने से ही अर्थपूर्ण है मेरा जीवन। तुम मेरी समस्त कामेच्छाओं की पूर्णता हो। अपनी आत्मा तुम्हें सौंपकर स्वयं को रिक्त कर लिया है मैंने। अपनी आत्मा स्वयं तुम्हें सौंपकर स्वयं को रिक्त कर लिया है मैंने। अब कोई संशय नहीं रह गया है मोक्ष मिलने में। अब कोई संशय नहीं रह गया है मोक्ष मिलने में। मेरा ऐसा मानना है कि जो कविताएं होती हैं उसका हर शब्द व्याख्या होती है उसकी, मतलब हर शब्द बोलता है अपने आप में। कविता का आनंद ही ये है। और जहाँ
इतनी अच्छी एक भरी भूरी कविता है, मतलब अगर आप इसको आंख बंद करके सुनो तो आपको पूरी एक स्टोरी दिख जाए एक कविता के अंदर, तो ऐसा भी कई बार महसूस होता है। मैं जानना चाहूँगा कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, एक साहित्यकार भी हैं, तो ये दोनों ही रूप में आप बैलेंस कैसे कर पाते हो? मतलब आप समय कैसे मैनेज करते हो अपने प्रशासनिक अधिकारी के रूप में और एक साहित्यकार के रूप में? आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है, वो आप बताइए। नहीं, देखिए क्या है, ये बात सही है कि जहाँ मैं काम कर रहा हूँ या जहाँ मैं काम करता हूँ, दायित्व तो होते हैं आपको, सरकारी दायित्व तो आपको निर्वहन करना ही होता है, लेकिन सरकारी काम के साथ साथ मैं इसको अपने शौक़ की तरह लेता हूँ। इसमें मेरा साहित्य मेरा शौक़ है, मैं अपने शौक़ की तरह इसको रखता हूँ और मैं इसको हमेशा साथ लेके चलता हूँ। मेरा एक सिद्धांत है कि मैं सरकारी काम को घर लेके नहीं आता, बहुत अति आवश्यक नहीं है तो मैं कभी लेके नहीं आता। मैं ऑफिस में 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठ जाऊँगा, रात को 9 बजे तक बैठ जाऊँगा, लेकिन मैं घर लेके फ़ाइल नहीं आऊँगा, कभी कोई फ़ाइल मैं घर लेके नहीं आता। 23 साल की मेरी नौकरी में कभी कोई फ़ाइल लेके घर नहीं आता, मैं सारा काम ऑफिस में ही निपटा के आता हूँ। मैं एक्स्ट्रा बैठ जाऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर पे मेरा समय अपना है, घर पे मैं पढ़ूँ, लिखूँ, टीवी देखूँ या बिल्कुल फ्री बैठूँ, वो मैं काम अपना खुद का करता हूँ। तो मैं आज भी रोज़ पढ़ता हूँ, कुछ लिखता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, चलता रहता है थोड़ा थोड़ा जब समय मिल गया। जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे पढ़ने की आदत है, तो सुबह मैं उठ के पढ़ता हूँ, लिखता रहता हूँ। धीरे धीरे वही चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं। और शौक़ है, अगर आपके पास जीवन में कोई भी शौक़ हो तो आप उसको पूरा कर ही लो, किसी तरह का भी शौक़ है। ये मेरा शौक़ है तो मैं भी इसे पूरा कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक तो शौक़ हो गया आपका कविताओं को लेके, जैसे कि आपने बताया आपकी 7वीं पुस्तक आ रही है। दूसरा, अब आप एक पिक्चर तो लिख ही चुके हो, तो उसके बाद भी कोई दूसरी पिक्चर? हाँ, एक और अभी हमने एक फिल्म बनाई मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बनाई, उसकी भी स्क्रिप्ट मैंने लिखी है। वो फिल्म बेसिकली ये जो आजकल स्कूलों में छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह से घटनाएं देखने को मिल रही, उस विषय पे है। उसका शीर्षक है कुछ तो बोल। उसकी स्क्रिप्ट और उसके गाने भी मैंने ही लिखे हैं, तो वो भी शायद पोस्ट प्रोडक्शन में है, वो जल्दी से देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि आप धार्मिक भी लिखते हैं, सामाजिक भी लिखते हैं, दार्शनिक भी लिखते हैं, आपका जीवन दर्शन क्या है? देखिए, हालांकि मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं कि मेरा कोई दर्शन हो, लेकिन मुझे ऐसा मानना है, मेरा खुद का ऐसा मानना है कि मनुष्य का जीवन जो है वो सरल होना चाहिए। मेरा ऐसा सोचना है कि ज़िंदगी में सरल होना सबसे कठिन काम है, इसलिए जीवन को छोटा सा तो जीवन है, बड़ी सरलता से जीना चाहिए। ना तो ज़्यादा दिमाग में किसी चीज़ों का स्ट्रेस लेना चाहिए, ना ज़्यादा क्रोध लेना चाहिए, ना ज़्यादा परेशानियों से आपको गुजरना चाहिए। बड़ी सरलता के साथ आपको जीवन को जीना चाहिए। जीवन जितना सरल होगा उतना अच्छा होगा। मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और मैंने बताया कि मेरी किताब भी भगवत गीता पे है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के में यही उपदेश जो दिया है, आप अगर गीता पढ़ेंगे तो उसमें दुनिया की हर समस्या का निदान है भगवत गीता में। तो मैं भी अपने जीवन को वैसा ही डिज़ाइन मैंने किया हुआ है कि मैं बड़ा इजी रहता हूँ। मुझे देख के कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये टेंशन में हूँ तो नहीं कह सकता टेंशन में है, ज़्यादा खुश हूँ तो कह नहीं सकता ज़्यादा खुश है। मैं बिल्कुल एक सिंपल और नॉर्मल लाइफ जीता हूँ, और यही जीवन का मेरा दर्शन है कि जितना आप सरल रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहोगे। ठीक है, आपको जीवन में कई बार असफलता भी मिली होगी, असफलता, तो आपने असफलता को किस तरीके से देखा है, दुश्मन की तरह या एक सीख की तरह? मैं सही बताऊं तो असफलता ऐसा नहीं मिलती है, असफलता मिलती है और असफलता को सीख की तरह ही लेना चाहिए, क्योंकि हर असफलता एक नई सफलता का द्वार खोलती है। लेकिन मैंने इतना ज़्यादा गंभीरता से असफलता को नहीं लिया। मतलब मैं ठीक है नहीं हुआ ना, मेरे साथ एक पॉजिटिव पॉइंट क्या था वो मैं बताता हूँ आपको। मैं नौकरी में था, ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं डिप्टी कलेक्टर बनना चाह रहा था, नहीं बना, छोटे पद की मुझे नौकरी मिली, ठीक कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। टेंशन इस बात की नहीं थी कि नौकरी तो कर ही रहा हूँ ना, सरकारी नौकरी में। तो एक बार मैं बताता हूँ कि यार मैं पीएससी का इंटरव्यू देने गया, तो मैं इंटरव्यू बाहर बैठा हुआ था इंटरव्यू पे, तो वो जाके बिठा देते। जब मेरा नंबर आया तो लंच हो गया, लंच ब्रेक हो गया, तो मैं वहाँ पसीना पसीना हो रहा बैठा बैठा, बहुत स्ट्रेस में, क्या होगा, पीएससी का इंटरव्यू बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। तो मैं जैसे नंबर आया तो वो हो गया, लंच हो गया, तो फिर मैं आंखें बंद किया, पानी पिया, फिर सोचा मैं यार मैं इतना परेशान क्यों हूँ, नहीं होगा ना सिलेक्शन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मैं ऑलरेडी नौकरी में तो हुई ना,
कमा के तो खा ही रहा हूँ ना, तो क्या टेंशन लेना है इतनी। बड़ा रिलैक्स हुआ, फिर मैं अच्छे से इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो असफलता को ज़्यादा गंभीरता से कभी नहीं लिया मैंने कि भाई मैं असफल हो गया हूँ। ठीक है, जो हमारी, हाँ ये है कि मैंने क्या गलतियाँ लास्ट टाइम की थी उनको मैं सुधार के फिर आगे बढ़ूँगा। ठीक है। आज का जो युवा है वो तुरंत रिजल्ट चाहता है, जैसे कि बोलते हैं 5G का ज़माना है ना। लेकिन सफलता के जो मार्ग है उसमें कई बार रुकावटें आती हैं, समय लगता है। तो कैसे हम गतिमान बने रहें, कैसे खुद को उस दिशा की ओर बढ़ाते रहें निरंतर? देखो, गीता में श्री कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म करना है। फल तो उसको मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि फल तो कर्म के अनुरूप आपको मिलेगा ही। जिस ग्रेविटी का आप कर्म करोगे उसी ग्रेविटी का फल मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, और जितना करोगे उतना मिलेगा, उसी अनुपात में मिलेगा। लेकिन ये बात सच है कि हम मनुष्य का एक नैसर्गिक स्वभाव है कि वो परिणाम की इच्छा रखता है, लेकिन वो नहीं करनी चाहिए। आप ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ अपना काम करें। देखिए, दो चीज़ें हैं। मैं जैसे सरकारी आदमी हूँ तो मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सरकारी नौकरी में जो मैं बेहतर कर सकता हूँ मैं बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। वो मेरा दायित्व, मेरा धर्म है, मैं उसको धर्म की तरह लेता हूँ। स्टूडेंट का क्या धर्म है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो परीक्षार्थी, उसका क्या धर्म है कि वो पढ़ाई पूरी ईमानदारी से करे। तो छात्रों को पढ़ाई अपनी ईमानदारी से, क्योंकि वही उनका धर्म है। ईमानदारी का मतलब ये कि अगर जो पढ़ रहे हो वो पूरी निष्ठा से पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि आप पढ़ के किताब रख के बैठो, दिमाग कहीं और चल रहा, नहीं। आपका हर मनुष्य को अपना काम, जैसे आप जो काम कर रहे हैं आप पूरी निष्ठा से कर रहे हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। जो आदमी ईमानदारी से काम करेगा, निष्ठा के साथ काम करेगा तो उसको सफलता मिलेगी। वो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, केवल मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की या किसी विद्यार्थी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको हमारा अपना काम जो है पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से करना पड़ेगा। मैंने कोशिश किया कि मैं जितनी ज़्यादा ईमानदारी से अपना काम कर सकूं, तो मैं, हालांकि इस दुनिया में एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता, आपको सेटिस्फैक्ट्री रहना पड़ता है। एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता, 100% सच कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। मैंने बेहतर करने की कोशिश अपने जीवन में की और उसके कुछ अच्छे परिणाम भी आए। तो कहने का मतलब ये कि वही भगवान श्री कृष्ण का वाक्य, फल की चिंता मत करिए, फल तो जितनी मेहनत करेंगे उतना मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, आप पढ़ाई करेंगे, आप अगर अच्छा लिख के आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। नहीं, ये बात सत्य है कि फल तो मिलेगा ही, क्योंकि आप हमारे सामने बैठे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि आप एक बार सर के जीवन को पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा कि कितना लंबा जीवन रहा है, कितनी परीक्षाएं दी हैं, किन संघर्षों से गुजर के आज सर इस मुकाम पे हैं। तो वो मुकाम का फल इसीलिए मिला है क्योंकि आप निरंतर गतिमान रहे। आपने कहा है कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो ये क्या आपका ध्येय वाक्य, मतलब इसको किस तरीके से आप परिभाषित करेंगे? नहीं, मतलब ऐसा कोई ध्येय वाक्य नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि अब लंबी ज़िंदगी है, कोई बात नहीं, लेकिन ज़िंदगी में आप ऐसा कुछ करिए कि ज़िंदगी अपने आप में बड़ी हो जाए। आदमी तो भाई, मृत्यु शाश्वत है, आपने जन्म लिया है, आपका मरना निश्चित है, लेकिन कुछ ऐसा करिए कि आप मरने के बाद भी काफ़ी समय तक जिंदा रहें, तो वो बड़ी हो जाएगी आपकी ज़िंदगी, आपका स्वरूप बड़ा हो जाएगा, लोग आपको अच्छा जानेंगे। और मेरा एक और कहना है कि जब आप इस दुनिया से जाएं तब आपको यहाँ संतुष्टि होना चाहिए कि आपने जीवन में जो किया वो अच्छा किया। तो लंबी ज़िंदगी जिए और कुछ हासिल जीवन में ना करें, कुछ अच्छा ना करें समाज के लिए, लोगों के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए। अगर आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाए तो ऐसी ज़िंदगी क्या मतलब है? कुछ तो देश समाज के लिए, परिवार के लिए हमें ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें भी याद रखें और हमारे जाने के बाद याद रखें। ठीक है, जैसे कि आपने बोला कि हमें इस जीवन में समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए कुछ करके जाना हमें है। जो कुछ, देखिए आज मैं जो भी हूँ समाज की देन है। हमारे शास्त्रों में बहुत प्रकार के ऋण का उल्लेख है, उसमें पितृ का ऋण है, ऋषि का ऋण है, समाज का भी एक ऋण है, इस तरह के कई प्रकार के ऋण का उल्लेख है। तो आज हम जो भी हैं, चाहे आप हों, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, वो समाज की बदौलत है। समाज ने उसको बनाया है, समाज ने उसको जो कुछ दिया है, हम इस समाज में रह के सारी चीज़ सीखे ना, तो समाज का ऋण है हमारे ऊपर। तो हमें अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उस समाज के ऋण को अपने तरीके से चुकाना चाहिए, उतारना, और ये हम सबका दायित्व है। आपके परिवार में जैसा आपने बताया कि आप उस पीढ़ी के इकलौते ऐसे हैं जो आप शिक्षित हैं, आपकी जनरेशन के,
और वर्तमान में आप तमाम सारे दायित्व निभा रहे हैं। जैसा अभी हमारी चर्चा हो रही थी कि आप कितने लोगों के चाचा हैं, कितने लोगों के माँ, तो थोड़ा मुझे बताइए आप, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति सिर्फ वो जिम्मेदारियाँ नहीं निभा रहा है जो हमें दिख रही हैं, कई सारी जिम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं जो सामान्यतः दिख नहीं पाती हैं। तो थोड़ा सा मुझे बताइए। मेरा अनुरोध ये कि कुछ चीज़ें हिडन रहे तो ज़्यादा ठीक है, कुछ चीज़ों को नहीं मतलब आप एक्चुअली आप एक प्रेरणा तो दे ही रहे हो ना अपने परिवार के अंदर भी, समाज में तो आप दे ही रहे हो ना। मुझे लगता मैंने आपको बताया कि मैं घर में सबसे छोटा हूँ शायद भाई बहनों में। मैं 12 बच्चों का चाचा हूँ, 12 बच्चों का मामा हूँ। मेरे भाइयों ने मैं मेरी पूरी कॉलेज एजुकेशन मेरी बड़ी वाली थी घर पर रह के मैंने पूरी पढ़ाई की। मेरे भाइयों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ी भूमिका योगदान रहा है। तो मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए जो करना सकता हूँ वो मुझे करना चाहिए। यहाँ एक विषय और मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा। एक और मेरा जो सोच है, मेरा जो दृष्टिकोण है वो ये है कि जब आप जन्म लेते हैं तो आपके ईश्वर कुछ दायित्व फिक्स कर देता है। आप बेटे हैं तो बेटे का कर्तव्य, आप पिता हैं तो पिता का कर्तव्य, आप पति हैं तो पति का कर्तव्य, आप भाई हैं तो भाई का कर्तव्य, ये फिक्स कर दिया। अगर कोई ये कहता है कि मैंने भाई के लिए ये किया, माँ बाप के लिए किया, या पत्नी के लिए किया, या बच्चों के लिए किया, मैंने ये किया, दैट इज़ नॉट, वो कोई विषय ही नहीं है। विषय इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो आपका दायित्व है। जिस दिन आपने जन्म लिया ऊपर वाले ने फिक्स करके भेजा है वो कि आपको बाप के तौर पे ये करना है, बेटे के तौर पे ये करना है, भाई के तौर पे ये करना है। तो वो कोई पुण्य का काम नहीं है, उससे कोई आपको पुण्य नहीं मिलेगा, कोई यश नहीं मिलेगा, ना यहाँ मिलेगा इस लोक में मिलेगा, ना उस पारलौकिक जगत में मिलेगा जिसकी कल्पना हमारे सनातन में की गई। हाँ, जिसके प्रति आपका दायित्व नहीं है, जिम्मेदारी आपकी नहीं है कि आपको उसके लिए भी करना है, और उसके लिए अगर आप कुछ करते हैं तो वो पुण्य का काम है। बाकी तो ऊपर वाले ने बना के आपका फिक्स करके भेजा ना यार, कि भाई आप बेटे हैं तो मैं जैसे भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, तो बड़े भाइयों के प्रति मेरे जो नैतिक जिम्मेदारी है वो मुझे करना है। ऊपर वाले ने तय किया है, मैंने तय नहीं किया। और दूसरी चीज़, किसी भी मनुष्य को ये, मैं इसलिए इस प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा था कि किसी भी मनुष्य के लिए ये सोचना कि मैं कर रहा हूँ, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने पढ़ा होगा, वो कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, करता मैं हूँ। अगर मनुष्य को ये सोचता है कि वो करता है, करता मतलब करने वाला, तो वो उसका भ्रम है। मुझे भी ये लगता है कि अगर मेरे से कुछ भी किंचित मात्र भी अच्छे काम होते हैं तो मैं ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ कि उनने उन अच्छे काम के लिए मुझे चुना। ये मेरी खुशकिस्मती है कि उसने कुछ अच्छे काम के लिए मेरा चयन किया। करने वाला तो वही है, परमपिता है, जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, सबको तरफ देख रहा है। बस वो हर आदमी के पास जा नहीं सकता, इसलिए माध्यम बनाता है। और अगर उसने किसी भी एक काम के लिए अगर मुझे माध्यम बनाया होगा तो मैं इसके लिए अपने आप को लकी समझता हूँ। ठीक है, अभी तो आप एक अच्छे पद पर हैं, तो अभी इस पद पे आने के बाद इसके पहले के कार्यकाल में आपने क्या वो बड़े नवाचार अपने गांव में किए हैं जो वहाँ की जनरेशन उन कुछ चीज़ों को यूज़ कर पा रही हो? कुछ आपने अपनी तरफ से वहाँ पे कुछ नया किया हो आपके स्थानीय स्तर पे अपने गांव में, जो आपको नहीं मिला हो वो गांव के लोगों को, बच्चों को? नहीं, देखिए, मैं कोशिश हमेशा मेरी ये रही कि हमारे जैसे गाँव है, हमारे गाँव में गाँव वाली जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर है, लेकिन लड़कियां का जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने प्रयास किया कि वहाँ स्कूल की मान्यता बढ़ जाए। कारण क्या है कि माँ बाप बच्चियों को दूर 12 किलोमीटर दूर मुख्यालय पढ़ने के लिए भेज नहीं सकते। मैं कोशिश किया कि उनको वहाँ मान्यता स्कूल की बढ़ जाए ताकि लड़कियाँ पास आउट हायर एजुकेशन गाँव में ही मिल जाए। सके। दूसरी बात, जिनको मैं प्रेरणा दे सकता था, लोग मोटिवेट तो होते ही है कि यार जब उसका लड़का हो सकता है तो हम काहे नहीं हो सकते, हम क्यों नहीं हो सकते। तो मेरे पास बहुत सारे लोग हमारे गांव से, मैं अपनी गांव में पहली बार मैं 10वीं पास करने वाला, एक बार मैं 10वीं पार करने वाला पहला बंदा था। काफ़ी अच्छा वहाँ से प्रोग्रेस हमारे गांव से हुआ है। और नौकरी के दौरान भी मैं जो मुझे लगता है छोटे छोटे नवाचार मैं अपने जीवन में करता रहता हूँ ताकि जो जनता से कनेक्ट हो सकें, लोगों को जोड़ सकें। लोगों को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की आवश्यकता नहीं, सरकारी अधिकारियों से बहुत बड़ी अपेक्षाएं लोगों को वैसे भी नहीं होती। छोटे छोटे, और हम जैसे लोगों के लिए जो छोटे स्तर के अधिकारी हैं उनके लिए सिर्फ इतना महत्वपूर्ण है कि वो जनता की बात को सुन ले।
केवल जो गांव दूर का 50 किलोमीटर दूर का गरीब किसान है, वो आपको अपनी समस्या लेकर तहसील में आ रहा है, कलेक्ट्रेट में आ रहा है, उसकी बात अगर आपने सुन ली और उसका वाजिब निदान कर दिया, ये हमारे लिए ही सबसे बड़ी उपलब्धि, उसके लिए तो है, हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं जितना भी लोगों को उनकी समस्याओं को निदान कर सकता हूँ, वो मैं जो मेरे बस में होता है वो मैं तुरंत उत्कृष्ट करता हूँ। ठीक है, आज के इस पॉडकास्ट में आपका हमारे श्रोताओं के लिए क्या अंतिम संदेश है कि एक साहित्यकार के रूप में आप क्या बताना चाहोगे कि कैसे आपका ये सफ़र रहा है और कैसे आप हर दिन उसी नई ऊर्जा के साथ, नए शब्दों के चयन के साथ एक नई लाइन को लिखते हैं? तो वो देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा कि जीवन जो है वो, जीवन में सरल होना जो है वो सबसे कठिन काम है। मेरा एक और मानना है, ख़ास तौर से मैं यंग जनरेशन को एक बात बोलना चाहता हूँ कि जीवन में ये तो है ही, जीवन में लोगों की दुआओं का, लोगों के आशीर्वाद का बड़ा असर होता है। मेरा व्यक्तिगत मैं उदाहरण हूँ इस चीज़ का। अगर आप जीवन में अच्छा करेंगे तो लोग जो आपको शुभाशीष देंगे, जो दुआएं देंगे, उससे आपके जीवन में पॉजिटिव चीज़ें ही होंगी, ये निश्चित रूप से तय मानिए। आज के युवाओं से, जो आपके दर्शक हैं, उनसे मेरा ये अनुरोध है और मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि एक तो माँ बाप जो है उनकी वो सबसे बड़ी पूंजी है, उनका आशीर्वाद आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप जीवन में अच्छे काम करेंगे, लोग आपको अच्छी दुआएं देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, उनका आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, आपकी सफलता में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो जीवन में सरल रहिए, विनम्र रहिए और देश समाज के लिए जो आप अपने स्तर पे कर सकते हैं वो करते रहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जीवन एस रजक जी, जिनकी ज़िंदगी की कहानी, जिनके जीवन की कहानी अपने आप में एक प्रेरणादायक है। जितना संघर्ष इनके पिता ने जीवन को डॉक्टर जीवन बनाने में किया है, या हमारे सामने जो एक अधिकारी के रूप में बैठे हैं वो बनाने में किया है, उतना ही संघर्ष इन्होंने स्वयं किया है अपने जीवन में, और आज भी यह संघर्षशील हैं। यह हर दिन अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का, नैतिक जिम्मेदारियों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं। और हम सबको इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि इस जीवन में हमें सिर्फ एक मनुष्य के रूप में आके नहीं चले जाना है, कुछ नाम बनाना है और कुछ बड़े काम करके जाना है। तो इसीलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करूँगा कि आप भी अपने जीवन में सरल बनिए, क्योंकि सरल बनना ही सबसे कठिन है। और ये हमको आजीवन ये याद रहेगा कि सरल बनने का सफ़र कितना कठिन होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।